अधिराज जी ने कहा। हाँ बोलो ओम प्रकाश, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए हरदम हाजिर है। तो ओम प्रकाश जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अधिराज, मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी मैं कह नहीं सकता, पर मैं चाहता हूं कि तुम माही बिटिया को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मेरे बाद उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे उसी की चिंता लगी रहती है। पता नहीं मेरे बाद उसका क्या होगा। मेरी मासूम सी माही कैसी इस दुनिया का सामना कर पाएगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास रहेगी तो मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी, और वैसे भी वो तुम्हारी अमानत है। ओम प्रकाश जी की बात सुनकर अधिराज जी के चेहरे के भाव थोड़े से अजीब से हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दुविधा में हो। फिर कुछ सोचकर अधिराज जी ने ओम प्रकाश जी को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या बार बार मरने की बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कल ही आ रहा हूं और तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाऊंगा। कुछ देर और बात करने के बाद अधिराज जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अपने असिस्टेंट माधव से कहा, माधव, 1 घंटे में इंडिया जाने की तैयारी करो। मुझे अपने दोस्त ओम प्रकाश से मिलने जाना है। माधव, जो आगे फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, थोड़ा परेशान होते हुए बोला, पर मालिक, इतनी जल्दी? तो अधिराज जी ने सख्त ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने जो कहा है वही करो। फालतू की बहसबाजी में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। माधव समझ गया कि जहां बात अधिराज जी के दोस्त की आ गई है तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सिर्फ 1 घंटे में ही अधिराज जी अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब तक वो ओम प्रकाश जी के गांव तक पहुंचते, रास्ते में ही उनके पास फोन आ चुका था कि ओम प्रकाश जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये खबर सुनकर अधिराज जी का दिल जैसे धक्का से रह गया था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त, जो बचपन से उनके साथ रहा था, वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो जल्द से जल्द उसके गांव में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें माही की फिक्र थी। फ्लैशबैक एंड। ये याद करते ही अधिराज जी की आंखें नम हो गईं। माधव ने पहली बार अधिराज जी की आंखों में आंसू देखे थे, लेकिन माधव जानता था कि ओम प्रकाश जी अधिराज जी के लिए क्या मायने रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अधिराज जी को सांत्वना देते हुए कहा, खुद को संभालिए मालिक, अभी तो आपको माही बिटिया की जिम्मेदारी भी उठानी है। पर मालिक, कहते कहते माधव चुप हो गया। अधिराज जी ने माधव की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ माधव, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? माधव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मालिक, आपको महागुरु जी की बात याद है ना, कि उन्होंने क्या कहा था? माधव की बात सुनकर अधिराज जी चुप हो गए और कुछ देर आंखें बंद किए, कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने आंखें बंद किए ही माधव से कहा, उसका रास्ता भी मैंने सोच लिया है माधव, पर माही बिटिया को मेरे साथ जाना ही होगा। मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। माधव जानता था कि अगर अधिराज जी ने कोई फैसला किया है तो वह सोच समझकर ही किया होगा। इसीलिए उसने कहा, ठीक है मालिक, मुझे पता है आप जो सोचेंगे सबके भले के लिए सोचेंगे, और माही बिटिया को अपने साथ ले जाने का आपका फैसला बिल्कुल सही है, ताकि ओम प्रकाश जी की आत्मा को शांति मिल सके। अधिराज जी ने सामने की दीवार पर ओम प्रकाश जी की तस्वीर देखते हुए कहा, तुमने सही कहा माधव। माही, मेरे पास ओम प्रकाश की आखिरी निशानी है। इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। जैसे ही यहाँ पर ओम प्रकाश की सारी क्रिया, कर्म की विधि पूरी हो जाएगी, हम लोग वापस मुंबई लौट चलेंगे। माधव ने कहा, मालिक, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इतने लंबे सफर के बाद आप भी थक गए होंगे। अधिराज जी चेयर से खड़े हुए और थकी हुई आवाज में कहा, तुम सही कह रहे हो माधव, अभी तो जिम्मेदारियां बहुत निभानी है। इसके लिए खुद को भी संभाले रखना बहुत जरूरी है। कहकर अधिराज जी थके हुए कदमों से अपने दोस्त ओम प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ गए। अधिराज जी पूरे 15 दिन तक उसी गांव में रुके रहे, और जितने भी दिन रहे वो ओम प्रकाश जी के कमरे में ही सोते थे। उन्होंने माही को संभालने की पूरी कोशिश की थी और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए थे। एक दिन सुबह के वक्त माही और अधिराज जी दोनों ही बैठे नाश्ता कर रहे थे। अधिराज जी ने माही से कहा, माही बिटिया, हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। तुम्हें अपना जो भी सामान लेना हो सारा पैक कर लो, हम साथ में ले जाएंगे।
माही, जो बैठे हुए नाश्ता कर रही थी, उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं अपने सारे टॉयज भी ले जाऊंगी। आपको पता है, मुझे वो सारे टॉयज मेरे दादू ने दिलवाए थे। अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, माही बेटा, टॉयज तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे, तुम बस अपना जरूरत का सामान ले लो। तो माही ने उदास होते हुए कहा, नहीं अंकल, वो मेरे दादू ने दिलवाए थे, तो वो तो उनकी निशानी है ना, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम उन्हें अपने साथ ले जाना, और तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? तो माही ने कहा, तो फिर मैं आपको क्या कहूं? तो अधिराज जी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे दादू कहो, आज से मैं तुम्हारा दादू हूं। तो माही ने मासूमियत से कहा, पर दादू तो भगवान जी के पास चले गए ना। अधिराज जी ने कहा, क्यों? क्या मैं तुम्हारा दादू नहीं बन सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें दादू की तरह प्यार नहीं करता हूँ? अधिराज जी ने बच्चों की तरफ मुंह बनाते हुए कहा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि मेरे पास अब दो दो दादू हैं। माही की ऐसी मासूमियत भरी बात सुनकर अधिराज जी को हंसी आ गई। कुछ देर बाद माही ने हॉल में अपने ढेर सारे टॉयज इकट्ठे किए हुए थे। अधिराज जी हैरानी से कभी माही को तो कभी उन टॉयज को देख रहे थे। माही ने कहा, अभी के लिए इतने ही ले जाती हूँ, बाकी के बाद में ले जाऊंगी। अधिराज जी ने हैरानी से कहा, माही, क्या और भी हैं? तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या अंकल, सॉरी दादू। अधिराज जी ने कहा, माही, तुम एक काम करो, इसमें से कुछ ही ले जाओ, बाकी मैं अपने आदमी से कहकर वही मंगवा लूंगा। माही ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो फिर मैं इसमें से कुछ ले जाती हूँ, बाकी के आप जरूर मंगवा लेना, क्योंकि ये सारे मेरे फेवरेट हैं। अधिराज जी ने हाँ में सिर हिलाया। माही ने उसमें से अपने फेवरेट टॉयज निकाले और उन्हें एक साइड रख दिया। माही का अपने घर को छोड़ने का वक्त आ गया था। आज के दिन वो बहुत ही ज्यादा उदास थी और उदास नजरों से उस घर को देख रही थी। इस घर में उसका बचपन बीता था। होने को वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर जैसा भी था बहुत ही खूबसूरत था। माही अपने रूम की खिड़की के पास खड़ी हुई सामने के बड़े बड़े पहाड़ों को निहार रही थी। तब अधिराज जी उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माही बिटिया, चलें, वक्त हो गया है। माही ने नम आंखों से निरंजन जी की तरफ देखा और फिर कहा, दादू, क्या हम कभी यहाँ वापस आएंगे? अधिराज जी ने एक गहरी सांस ली और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है माही, तुम्हें आगे चलकर अपनी खुद की एक नई दुनिया बसानी है, अपनी खुद की खूबसूरत यादें बनानी है, क्योंकि जब भी तुम यहाँ लौट कर आओगी, तुम्हें तुम्हारे अपनों की यादें ही सताएगी। माही ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, पर कभी कभी मैं यहाँ आकर उन यादों को भी जीना चाहती हूँ दादू, क्योंकि मेरा बचपन इसी घर में बीता है। यहाँ मेरे पापा मम्मी की यादें भी बसती हैं और मेरे दादू की भी। आप मुझे यहाँ लेकर आएंगे ना? अधिराज जी मासूम सी माही के दिल के जज्बातों को समझ गए थे। वो जानते थे कि माही इस घर से बहुत जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, ठीक है बिटिया, मैं तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आऊंगा। अब चलें, हमें देर हो रही है। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और निरंजन जी के साथ उस रूम से बाहर चली गई। माही अपने गांव के बाकी लोगों से मिलकर अपने नए सफर के लिए अधिराज जी के साथ मुंबई के लिए निकल गई। इसी के साथ माही अपनी इस पहाड़ों की दुनिया को छोड़कर चल दी थी, एक नए सफर पर, जहां उसे अपनी एक नई दुनिया बसानी थी। मुंबई, राजावत पैलेस। सफेद रंग के संगमरमर से बनी ये हवेली किसी पैलेस की तरह ही बहुत खूबसूरत और आलीशान थी। इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। राजावत पैलेस के आसपास की कई एकड़ जमीन इसी पैलेस की प्रॉपर्टी के अंदर आती थी, जहां किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बैन थी। संगमरमर के सफेद पत्थर से बना ये खूबसूरत पैलेस एक स्पेशियस गार्डन के बीचों बीच अपनी भव्यता लिए खड़ा हुआ था। गार्डन को काफी खूबसूरती से मेंटेन किया गया था। इसी गार्डन के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन भी लगा हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। इसी फाउंटेन के बीच में 2 जल परियों की मूर्ति बनी हुई थी, जिन्हें देखकर लगता था कि जैसे अभी वो सजीव होकर इस फाउंटेन से बाहर आ जाएंगी।
ये पैलेस बाहर से देखने में जितना खूबसूरत और भव्य था, अंदर से भी इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। इसका इंटीरियर अंदर से बहुत ही ज्यादा आकर्षित था। अंदर काफी सारे सर्वेंट एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए अपने काम में लगे हुए थे। इसी पैलेस के एक आलीशान कमरे में एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 18 साल रही होगी, वो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे हुए सामने खड़े आदमी को गुस्से से घूर रहा था। वो लड़का देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, जैसे कोई राजकुमार हो। उसके बालों का बिखरा हुआ लुक, रंग एकदम गोरा, आंखें गहरी चील जैसी, होंठ जो हल्के गुलाबी और देखने में काफी आकर्षक थे, तीखी लंबी नाक। चेहरे से वो जितना खूबसूरत था, उसके आंखों के भाव गुस्से में होने की वजह से उतने ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। ये लड़का था रणवीर सिंह राजावत। राजावत खानदान का चश्मो चिराग, स्वभाव से एकदम सनकी। कब क्या कर जाए कोई कह नहीं सकता। जिद इतनी कि जिस चीज को पाने की चाहत हो उसे पाकर ही रहता था, चाहे उसके लिए वो उसे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। और रणवीर का गुस्सा किसी धधकते अंगार से कम नहीं था। इसीलिए सभी सर्वेंट रणवीर से डरते थे। यही वजह थी कि वो पूरी कोशिश करते थे कि उनके किसी काम से रणवीर को गुस्सा न आए। वहीं उसके सामने खड़ा हुआ आदमी थर थर कांप रहा था। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां से हिल भी जाए। उस आदमी ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए छोटे मालिक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बड़ी मालकिन ने ही कहा था आपके कमरे की सफाई करने के लिए। ये आदमी इसी पैलेस में एक सर्वेंट था, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस घर की मालकिन के कहने पर रणवीर के कमरे की सफाई करने आ गया था। जिस बात पर रणवीर को गुस्सा आया और उसने गुस्से से एक वास खींचकर उस सर्वेंट के सिर पर दे मारा। तभी रणवीर की सख्त और सर्द आवाज उस कमरे में गूंजी, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता है ना कि मेरे रूम में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है और कोई नहीं, तो वो मेरे रूम की सफाई करने क्यों नहीं आई? सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सीमा को कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आ पाई। रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, सीमा को बुलाकर लेकर आओ। उस आदमी ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने सिर पर हाथ रख रूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में एक मेड, जिसका नाम सीमा था और उसकी उम्र करीब 35 साल के करीब थी, वो डरते हुए जल्दी से रूम में आई। रणवीर अभी भी उसी पोजीशन में अपने चेहरे पर सर्द भाव ली बैठा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से सख्त बना हुआ था, जिसे देखकर सीमा ने घबराते हुए कहा, माफ कर दें छोटे मालिक, मुझे मालकिन ने किसी जरूरी काम से बाहर भेज दिया था, इसलिए मैं आपके रूम की सफाई करने नहीं आई। क्या रणवीर सीमा को भी कोई सजा देगा? कैसी होने वाली है माही और रणवीर की पहली मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2, सिर्फ पॉकेट FM पर।